अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नोवेल की न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नोवेल को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मौसूल हो जाया करे। बाप दोम फरेबकार और इब्लीस का साथी मामून भी था। जन्नत से निकाले जाने वाली एक कमतर रूह के वहां भी इसकी निगाह और सोच नीचे झुकी रहती और ज्यादा सराहती न सोने की बनी जन्नत की रविश को। ये मंजर इसे किसी भी दूसरे से ज्यादा मजा देता है। इसी ने सिखाया बनी नूह इंसान को अपने नापाक हाथों से धरती माँ के बतन को खोद कर लौटना इन खजानों को जो छुपे बेहतर थे। जल्द ही इसकी फौज ने जहन्नुम की पहाड़ी में डाला एक वसी छेद और रखोट डाली सोने की पसलियां। ना हो कोई हैरान इस बात पे कि सोना उगता है अंधेर जहन्नुम में कि शायद मट्टी ही काबिल है इस कीमती बला के माखूज अज मिलिटन जन्नत गुमशुदा। हुस्न इश्क का सोज ताल्लुक सिमतों का पाबंद नहीं, अक्सर तू खुद शम्मा का शोला बढ़ के गया परवाने तक। हाशिम कारदार की बेटी सोनिया की सियाह सुनहरी सालगिरह आज यानी हफ्ते की शाम को थी। शायद इसीलिए हफ्ते की सुबह भी चमकीली सुनहरी तुलू हुई थी। वो जुल्फिकार यूसुफ के घर में नाश्ते का धुआं, नुदरत की डांट भरी ताकीदे, हुनैन की भागम भाग तैयारी सब एक साथ चल रहा था। साथ आज भी सुबह सवेरे रेस्टोरेंट चला गया था। सैम अब यूनिफॉर्म में तैयार गोल मेज के गिर्द बैठा नाश्ता कर रहा था। हुनैन अपनी सियाह कोट शूज पॉलिश करके जब आई तो टोस्ट की प्लेट को देखकर मुंह बन गया। अम्मी, मैंने नहीं खाना ढक्कन टोस्ट। ये मोटा आलू मेरे लिए ब्रेड का पहला और आखिरी टोस्ट ही बचाता है। हमेशा वो माथे के बालों पर ब्रश फेरते वहीं से चिल्लाई को किचन से नुदरत का डपटा हुआ जवाब फौरन आया। हजार दफा कहा है खाने की चीजों के नाम मत रखा करो। इसने मुंह में बड़बड़ाते हुए आगे होकर सैम का आधा पराठा तोड़ लिया। खिलाफ मामूल सैम ने कोई रद्दअमल जाहिर न किया, चुपचाप खा रहा था। वो नाश्ता करके उठी थी कि सैम ने पुकारा, हन्ना। इसने घूर कर इसे देखा। तारीख गवाह है कि तुमने मुझे बगैर काम के हन्ना कभी नहीं कहा। आज का लंच मेरी तरफ से है। हाथ झाड़ते इसे मजीद संजीदगी से इतला दी। ने बैग कंधे पर डाला, फाइल उठाई और जिजाई अंदाज में सर झटका। मुझे गेस करने दो कि क्या मंगवाया होगा तुमने। हाँ, होंगे समोसे, साथ में चरखा और आलू के चिप्स और जैसा इन सब अशिया पे लानत भेज कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ बाहर वैन वाला हॉर्न दिए जा रहे थे। स्प्रिंग रोल्स, पहाड़ी कबाब और बेक्ड हुए आलू, सैम ने औकफ में बड़े सुकून से कहा। हुनैन के कदम जंजीर हुए, आंखें भी यकीनी से फैली। एकदम मुड़ी कहने कोहनी से दबोच कर इसे सामने खड़ा किया। फिर साथ में होगी पुदीने की चटनी और मशकूक नजरों से घूरा। ओहो, तुम्हारी फेवरेट मायोनीज वाली सॉस। हुनैन के लब भरपूर मुस्कुराहट में फैल गए, आंखों में शरारत चमकी, बाजू छोड़ा और चलने का इशारा किया। अब काम बताओ। रात हाशिम भाई की बेटी की सालगिरह में मैंने भी जाना है। वो दोनों साथ चलते बाहर आए तो बगीचा क्रॉस करते हुए सैम ने कहा, सादी भाई ने कहा था कि अम्मी नहीं जा रही तो मैं घर में रहूं। तुम्हारे पास ब्लैक सूट है? हाँ, वही जो भाई ने बर्थडे पे दिया था। तो फिर इसको धूप लगवा लो, हवा लगवा लो, इस्त्री करवा लो। वो गेट बंद करके वैन की तरफ बढ़ते हुए बड़े सुकून से बोली। सैम ने खुशगवार बेयकीनी से इसे देखा। मगर तुम भाई को कैसे मनाओगी कट्टो? सॉरी हना। सैम, यूसुफ, ये जो आज तुम मुझ पर अपनी पॉकेट मनी झोंक रहे हो ना, ये इसलिए है कि तुम्हें पता है इस काम के लिए सही बंदी मैं ही हूँ, इसलिए अपने सूट की फिक्र करो बस। कहकर वो वैन में चढ़ गया। अंदर राफिया और खदीजा बुरी तरह दोहराई करने में मगन थी जबकि नाइमा किताब खोले कुछ लिख रही थी। आज इनका आखिरी पेपर था। कैसी तैयारी है? इसने इम्तिहान की सुबह का मखसूस सवाल दोहराया। यार कुछ नहीं आता, समझो सब मिक्सअप हो गया। राफिया ने हरासा नफी में सर हिलाते हुए मखसूस जवाब दिया। हुनैन ने अपनी फाइल खोली और सरसरी सी निगाह दौड़ाने लगी। फिर किसी एहसास के तहत नाइमा को देखा। वो टिश्यू पेपर पे कच्ची पेंसिल से लिख रही थी। नकल के ये तरीके इनको जाने सूझते कहाँ से थे। अगर पकड़ी गई तो? हुनैन ने करीब होकर खामोशी से सरगोशी की। इसने घूर कर इसे देखा। तो गर्मी गर्मी करते इसे पसीना पहुंच लूंगी, सारी सबूत खत्म। इसने शाने उचका दिए तो हुनैन सर झुटक कर अपना पढ़ने लगी। सैम खिड़की से बाहर देखते अपने सूट और इन दोस्तों के बारे में सोच रहा था जिनको इसने सोमवार की पार्टी की तफसीलात देना थी। जहन में वो फिक्र तरतीब दे रहे थे। पता है हमारे एक अंकल हैं, ओह कजन है हाशिम भाई, इनका घर पता है कैसा है? सैम को ये सोचकर ही मजा आ रहा था कि वो कितने मजे से अपने दोस्तों को सारे किस्से सुनाएगा।
तूने क्या किया ये जिंदगी, दश्त दर में फिराया मुझे, अब तो अपने दरोबाम भी जानते हैं पराया मुझे। कारदार खानदान के कसर के सदजार में मुलाजमा का अमला और फाजिल वेटर्स पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थे। अंदर लाउंज में भी सफाई सुथराई का अमल जारी था। शहरीन मुतवाजिर कदमों से जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। हाशिम का कमरा सुनसान पड़ा था। वो आगे बढ़ी। नौशेरवा के कमरे का दाखिली दरवाजा खुला था और आगे बैल्कनी का भी। वो बैल्कनी में बैठा था, लैपटॉप गोद में, कानों में एयरफोन। शहरीन वहीं खड़ी रही, यहाँ तक कि नौशेरवा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा तो वो सर झटक कर जाने लगी। आप कब आई? आइए। शेरू जल्दी से एयरफोन निकालते हुए उठा। इसका चेहरा खिल उठा था। इस रोज की निस्बत आज दुरुस्त हुलिये में था। वो इसे पसंद करता था, कोई अंधा भी बता सकता था, और शेरीन अंधी नहीं थी। अलबत्ता इसे मालूम था कि वो कहने की हिम्मत नहीं रखता। शेरीन ने परेशानी में नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम बैठो। मैं फिर रुकी। हाशिम है या? इसने नौशेरवा के भाई का नाम लिया। वही भाई जिसके डर के भाई शेरू कभी नहीं कह सकेगा। भाई का ऑफ था, मगर वो शायद शैला आंटी के केस के लिए कहीं गए हैं। इनके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया था किसी का। वो अभी तक मुंतजिर खड़ी थी। शेरीन की आंखों में मायूसी हो गई। फिर वो होता भी तो मेरा काम नहीं होना था। इट्स ओके, जाने दो, वो कहकर पलटने लगी। क्या काम? मुझे बताएं। वो कदम कदम उठाता इस तक आया। छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वेल, अगर आपने अपने काम का जिक्र मुझसे किया है तो यकीनन आपको लगता होगा कि मैं कर सकता हूँ, तो बताएं। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था। शेरीन तक के अंदाज से मुस्कुराई। सोनिया, वही है असल मसला। इसको मेरे और हाशिम की पिक्चर चाहिए हनीमून की, तो आपके पास नहीं है। नौशेरवा को अंदर से शायद खुशी हुई। मैं तकलीफ दा यादों को संभाल कर नहीं रखती। इसने सुनहरे बालों में हाथ फेरकर इनको पीछे करते हुए कहा। वो दोनों हनूज चौकट पे खड़े थे। शादी की तो मेरे पास भी होंगी, मगर हनीमून वाली हाशिम के लैपटॉप में होंगी, और मैं तुम्हारे भाई के मुंह नहीं लगना चाहती। इसने बहुत ही लापरवाही से लैपटॉप का जिक्र किया। नो प्रॉब्लम, मैं कॉपी कर देता हूँ। भाई ऑफिस नहीं गए तो लैपटॉप घर पे रख कर गए होंगे। वो चलता हुआ साथ वाले कमरे में आया। बत्ती ऑन की। जल्दी करना, मैं कमरे में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती, इसने फ्लैश ड्राइव बढ़ाते हुए कहा। नौशेरवा ने डर कर पकड़ते हुए नजर भर कर इसके चेहरे को देखा। मैं समझ सकता हूँ, वो जवाबन जख्मी सा मुस्कुराई। नौशेरवा ने हाशिम की स्टडी टेबल से लैपटॉप उठाया और ऑन किया। वो इसके साथ खड़ी होकर देखने लगी। साथ ही वो लब काट रही थी और उंगलियां भी मरोड़ रही थी। ओह, पासवर्ड? अब ये क्या? सब कुछ ठीक होते हुए जब पासवर्ड मांगा गया तो नौशेरवा कराह कर रह गया। शेरीन माथे पर बल पड़े। मैंने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा, जाने दो। वो मुड़ने लगी। एक मिनट ठहरे तो। इसने मोबाइल निकालकर हाशिम को कॉल मिलाई। मेरा नाम ना लेना, ताकि वो बिल्कुल भी अपना पासवर्ड ना दे, वो तलखी से बोली। नौशेरवा ने खामोश रहने का इशारा किया। वो बहुत और समझदार नजर आने की सही कर रहा था। हाँ शेरू, बोलो। वो मसरूफ था। भाई यार, आपके लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? क्यों, क्या हुआ? अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो चौंका था। कुछ पिक्चर्स चाहिए थी सोनिया के लिए। कौन सी पिक्चर्स? वो हाशिम था, खटक गया। भाई दे रहे हो या मैं कुछ और करूं? इसका मूड बिगड़ने लगा। फिर हूँ अच्छा कहकर सर हिलाकर फोन बंद किया और मुस्कुराते हुए कीबोर्ड के बटन दबाए। इसके कंधे से झांकती शहरीन ने इनको हिफ्ज किया, गो कि इसकी जरूरत ना थी, और फिर लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। ये लफ्ज तो इसको अजबर था। आंखें बंद करके भी टाइप कर सकती थी। बताएं, आप बताती जाएं, कौन कौन सी चाहिए? इनके हनीमून, शादी और दीगर मौके की तस्वीर खुलती जा रही थी। मकसद पूरा होने के बाद शेरिन को जाने की जल्दी थी, और वो ये देखकर सीने में कुछ चुभने लगा था। एहसास जिया, तही दामनी, ये वाली और ये तीनों। वो उंगली से स्क्रीन पर इशारा करती बताने लगी। नौशेरवा ने कॉपी करते हुए इसके चेहरे को देखा। वो जब्त करती हुई नजर आई थी। इसने अफसोस, हमदर्दी, तरह सब महसूस किया था, सिवाय फरेब की बू के। मैं तो लब खोल के पाबंद सलासल ठहरा, तेरी और बात है तू साहिब महफिल ठहरा। कमरा इम्तिहान में मामूल का सन्नाटा छाया था। दो मुमतहिन खवातीन कुर्सियों के कतारों के बीच टहल रही थी। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। हुनैन ने दफ्तन दर्द करने के लिए उंगलियों को सहलाते हुए सर उठाया और फिर गर्दन को रिलैक्स करते हुए दाएं तरफ देखा। कमरे की एक दीवार खिड़की से ढकी थी और सामने सड़क और बंगलों की कतार नजर आ रही थी। जिस लॉ कॉलेज को इनका इम्तिहानी मरकज बनाया गया था वो दरअसल एक बड़ा सा बंगला था, और ये कमरा यकीनन ड्राइंग और डाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए बनाया गया होगा। इसने सोचा। नीचे लॉन था और वहां से इन डेढ़ उम्र वकील साहब की कार निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जो हाई कोर्ट के वकील थे, इस लॉ कॉलेज के मालिक थे, और हर पेपर में बार बार इम्तिहानी कमरों का चक्कर लगाकर अपनी खराब अंग्रेजी में लड़कियों को नकल करने के नतीजे से डराने की कोशिश करते थे।
शुक्र के अब वो कहीं जा रहे थे और अगले 1.5 घंटे पे सवार नहीं होंगे। इसने मुस्कुराहट दबाकर सोचा और दोबारा पर्चे पे झुक गई। नाइमा ने पीछे से इसे ठोका। इसने झिझलाकर मुमतहिन को देखा जिसकी इनकी तरफ पुश्ती और फिर पीछे मुड़ी। क्या है? राफिया को दो। इसने टिश्यू आगे किया। हुनैन ने जल्दी से टिश्यू पकड़ा जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो और राफिया की कमर पे पेन चुबाकर इसे मुतवज्जा किया। मुमतहिन अब चलते हुए आगे जा रही थी कि तार खत्म करते ही वो मुड़ती और इससे पहले ही इसने राफिया को वो दे देना था, मगर राफिया या तो डर गई थी या इसे समझने में गलती हुई या मुमतहिन गलत वक्त पे मुड़ी। इसे ठोकर देखकर टिश्यू पकड़ाती हुनैन के हाथ से टिश्यू गिरा। वो फौरन पेपर पे झुकी। इसकी घबराहट ने सब वाजे कर दिया। मुमतहिन खातून तेज तेज इस तरफ आई, झुककर टिश्यू उठाया, इसे खोला। हुनैन ने सर झुकाए, अगले लफ्ज लिखने की कोशिश की मगर हाथ नम हो गए, पर्चा नम हो गया, स्याही फैलने लगी। आप नकल इस्तेमाल कर रही थी? कहाँ से आया ये आपके पास? छोड़े पेपर। दो हाथों ने इसका पर्चा खींचा। वो दो टीचर्स मजीद इस तरफ आई। वो हक्का बक्का सी बैठी रह गई। ये मेरा नहीं है मैम, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें इसे पकड़े देखा है। ये नायमा ने दिया था राफिया को देने। ऐसे पिछले और अगले दोनों को घसीटा के वो कोई इसकी अच्छी दोस्तें ना थी जिनको वो बचाती। मेरा नाम क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। दोनों लाताल्लुक हो गई। कमरे में तमाशा लग गया। सब सर उठाकर देखने लगी। टीचर्स इसे उठा रही थी कि वो अपनी चीजें लेकर ऑफिस में आ जाए। इसका पर्चा खत्म। आप पर केस बनेगा और थाने में दर्ज होगा। 3 साल तक आप पेपर नहीं दे सकती। इनके अल्फाज हुनैन यूसुफ की रूह कब्ज कर रहे थे। जमीन और आसमान इसकी निगाहों के सामने घूमने लगे। आज तो वैसे भी आखिरी पर्चा था। ये यकदम से सब कैसे गलत होने लग गया था। कुछ लड़कियां वापस लम लिखने में मसरूफ हो गई, कुछ इसे चीजें समेटती देख रही थी। मैम ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, वो खुश खलक के साथ कह रही थी। किसी ने इसे टिश्यू पास करते नहीं देखा था। सुपरिटेंडेंट ने टिश्यू इसके पास देखा था और अगली पिछली इन्हें दुम कटी लोमड़ी का शिकार लगी थी। सिर्फ इसे उठाया गया। वो मिन्नत करती रही, कभी गुस्से से जोर से भी बोलती मगर कोई असर नहीं था। मैडम इसे 2 कमरों से गुजारकर एक ऑफिस नुमा कमरे में ले आई। इसे कुर्सी पर बिठा दिया, पर्चा पेपर वेट तले रख दिया और एक दूसरी टीचर को यूनिवर्सिटी के इंस्पेक्शन टीम को कॉल करने के लिए कहा। मुकदमे का पर्चा उन्होंने ही आकर बनवाना था। टीम शहर के किसी दूसरे इम्तिहानी मरकज के दौरे पे थी। इनको आने में कुछ वक्त लगना था। घड़ी की टिक टिक हुनैन के असाब पे हथौड़े बरसा रही थी। वो सफेद चेहरा लिए हवास बाख्ता परेशान सी बैठी थी मगर खामोश नहीं थी। वो बार बार एहतजाज कर रही थी, मैम मैंने कुछ नहीं किया, वो पिछली लड़की का था। अगर आपने एक लफ्ज मजीद बोला तो मैं इस पे अभी सिर्फ कांटा फेर दूंगी। उन्होंने गुस्से से झड़का। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सर झुका दिया मगर वो हार नहीं मान सकती थी। वो सादी यूसुफ की बहन थी। ओह भाई को कितनी शर्मिंदगी होगी इस पर। उन्हें चीटिंग करते पकड़ी गई, थाने में मुकदमा। वो लरस कर रह गई। भाई कभी इस पे दोबारा एतबार नहीं कर सकेगा क्या? सुपरिटेंडेंट को एक टीचर ने बुलवा लिया। एक दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी। इनकी लापरवाही ने इनको भी फंसा दिया। अभी पिछले पेपर में इसी जगह एक पूरी किताब जो क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स लिख रही थी और इस किताब में ट्वेल्टी मुमतहन दोनों पे पर्चा किया था इंस्पेक्टर ने और अभी वही जल्लाद से पद इंस्पेक्टर फिर आने वाला था। सुपरिटेंडेंट गुस्से से बाहर निकली। जिन्होंने कमरे में तनहा रह गई। घड़ी की टिक टिक हर से गूंजने लगी। मेज पर सुपरिटेंडेंट के पर्स के साथ इनका मोबाइल रखा था। हुनैन ने अध खुले दरवाजे को देखा और लम्हे भर में फैसला किया इसे मदद मदद पुकारना था मगर कौन आएगा। मोबाइल उचक कर इसने धड़कते दिल से नंबर मिलाया। पहले सादी का, फिर मिटा दिया। भाई के सामने शर्मिंदगी नहीं, फिर पुप्पो का, 2 हिंसों के बाद ही मिटा दिया। कभी भी नहीं हो। और मामू का तो कोई नंबर ही ना था। फिर किसे करे। वक्त की रेत हाथों से फिसलती जा रही थी। वो तारीख सुरंग में खड़ी थी और ऐसे में अचानक से सुनहरे रंग से लिखे गए 11 हिंसे जगमगाने लगे। बिना सोचे समझे इसने नंबर डायल किया। ये पहली दफा तो नहीं था कि वो हर एक दूसरे को फेवर दे रहे थे। हेलो। हाशिम ने तीसरी घंटी पे फोन उठाया। वो गाड़ी की पीछे सीट पर बैठा था और एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की की फैमिली से मिलकर वापस आ रहा था। वो के नंबर अनजान था मगर हाशिम हर अनजान कॉल उठाया करता था। हाशिम भाई मैं हुनैन बोल रही हूँ। मुंह पे हाथ रखे वो दबी दबी सी आवाज से बोली। खौफजदा नजरें दरवाजे पे टिकी थी। कौन हुनैन? वो याद करने लगा। हुनैन के गिर्द अंधेरे बढ़ने लगे। नकल करने पे एक पर्चा, इम्तिहानी मरकज में मोबाइल के इस्तेमाल पे दूसरा पर्चा, मेनुदरत की बेटी, फारिस की भांजी जुमर की सादी की बहन। हाशिम चौंका था। हाँ हुनैन बोलो बेटा, क्या हुआ, खैरियत? वो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाशिम भाई उन्होंने मुझे चीटिंग के जुर्म में पकड़ा है, पर्चा होगा, प्लीज कुछ करें। मैं तुम किधर हो? तुम मुझे एड्रेस बताओ और फोन कहाँ से कर रही हो? जिसने जल्दी जल्दी एड्रेस बताया कि बाहर से बोलती सुपरिटेंडेंट की आवाज का करीब आने लगी।
सुपरिटेंडेंट आ गई। कॉल बैक मत कीजिएगा। घबरा कर इसने फोन रखा, दरवाजा खोला और वो अंदर आई। उन्होंने माथे से पसीना साफ किया। दोनों टीचर इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी, इसे तो वो किनारे ही लगा चुकी थी। अब पूरे 5 लड़कियों के क्वेश्चन पेपर का मामला आ गया था। इंस्पेक्शन टीम आएगी तो ये पेंडोरा बॉक्स भी खुलेगा। वो लोग सख्त गुस्से में थी। किसी ने भी मोबाइल की सिम न देखा कि इनको बिला इजाजत खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत न थी। उन्हें अब बेहतर महसूस कर रही थी। हाशिम से बात करके तसल्ली हुई थी। ये लॉ कॉलेज था, हो सकता है हाशिम इन खराब अंग्रेजी वाले प्रिंसिपल को जानता हो। वो इन्हें फोन कर दे और मामला खत्म हो जाए। हाशिम तो सबको जानता है और ये तो सबको पता है, ताकि काम के वक्त हाशिम कारदार को ही पहली कॉल की जाती है। इसने कोई गलती नहीं की थी। वो उंगलियां मरोड़ती खुद को रिलैक्स कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। वो खिड़की से नीचे गेट को देखने लगी। यहाँ से गेट साफ दिखाई देता था। वकील प्रिंसिपल कब आएंगे और कितना वक्त गुजरा। सुपरिटेंडेंट की कितनी कड़वी कसीली सुनी, कुछ पता नहीं। पता इस वक्त चला जब इसने गेट के पार स्याह चमकती कार रुकती देखी। पिछला दरवाजा खोला तो वो निकला। स्याह सूट, टाई, सनग्लासेस, हाथ में सुर्ख कवर की फाइल। ग्लासेस उतारे हुए इसने गेट पार किया। हुनैन का सांस रुक गया। बहुत अरसे बाद देखा था मगर वो पहचान गई थी। वो हाशिम था। हाशिम खुद आया था हुनैन के लिए। वो साकित थी। वो वकील लग रहा था या इसकी शख्सियत ऐसी थी। इसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वो किसी से इम्तिहानी कमरे का पूछ कर ऊपर आया। राहदारी उबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हुनैन बेख्तियार खड़ी हो गई। इसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों खवातीन फिजल सी होकर इसे देखने लगी। जी मैं ही हूँ, मगर ये इम्तिहानी मरकज है, यहाँ गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला। इसी शख्सियत के रौब में वो जरा धीमी सी कहने लगी, तो फिर इनको यहाँ से भेज दें क्योंकि मुझे और आपको तन्हाई में बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींच कर टांग पे टांग जमा कर बैठा और संजीदगी से दूसरी मुमतहिन की जाने भी इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई मगर दूसरी टीचर खुद ही जल्दी से बाहर निकल गई। हुनैन बेटा दरवाजा बंद करो, इसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादिर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्ची का जानने वाला था मगर हुनैन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, फिर वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने को थी मगर बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक इसकी तरफ नहीं देखा था। देखें आप इस तरह कैसे अंदर आ गए हैं, ये कोई तरीका कार नहीं है। अब इनको गुस्सा चढ़ने लगा था। मैं हाशिम कारदार हूँ, हुनैन यूसुफ का वकील, और तरीकेकार मैं अभी आपको समझाए देता हूँ। मगर इसके नाम का सुपरिटेंडेंट पर कोई असर ना हुआ। वो इसे नहीं जानती थी। इस बच्चे ने नकल की है। ये नकल की बोटी टिश्यू पेपर लहराया। हमने इसके पास से पकड़ी है और अभी इंस्पेक्टर आकर इस पे पर्चा काटने लगे हैं। इसे मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली। जी ये नकल की बोटी इसके पास थी, बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने करंट खाकर बेयकीनी से इसे देखा। और ये बोटी इसे आपने पहुंचाई थी मैडम सुपरिटेंडेंट। मैडम का मुंह खुल गया। आंखों में हैरत और फिर गुस्से हलकोरे लेने लगे। मगर अब हाशिम ने इसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आप ही ने पहुंचाई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने अपने 3 रिश्तेदार बच्चियों और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुंचाई थी। इन चारों लड़कियों के बयान हल्फी, नकल के अमल का तरीका, इम्तिहानी मराकज़ की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड की कॉपी सब इस फाइल में मौजूद हैं। और जब मैं ये फाइल यूनिवर्सिटी इंतजामिया और कंट्रोलर इम्तिहानात को दिखाऊंगा और जब वो इनमें से एक बच्ची के मुंह से सब सुनेंगे, क्योंकि वो बच्ची बाद में मदरसे चली गई थी और अब इसे अपनी नकल की कमाई गई डिग्री पे बेहद नदामत है, तो आपका क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट का तो रंग सफेद पड़ा ही। हुनैन अलग मुंह खोले हाशिम को देख रही थी जो सुर्ख फाइल लहरा कर सब कह रहा था, ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नकल नहीं करवाई। वो मेरा मसला नहीं है, ये बच्ची मेरा मसला है। आप इसे पेपर वापस दें और इसका जो टाइम कितना टाइम जाया हुआ है। रुककर हुनैन को देखा। वो जो हक्का बक्का इसे देख रही थी गड़बड़ा कर देखी। 40 मिनट, इसके जो 40 मिनट जाया हुआ है इसको एक्स्ट्रा दें। इसका पेपर बगैर सुर्ख निशान के लिया जाए और इसे इज्जत से जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी की वीसी का नंबर मेरे फोन में है, आर की लिस्ट में है। साथ ही मोबाइल स्क्रीन दिखाई। कंट्रोलर इम्तिहानात का एस की लिस्ट में और आईजी का टी में। सो मेरे RST दबाने से पहले इस बच्ची को इसका पेपर वापस मिल जाना चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट की आंखों में देखकर बहुत इत्मीनान से कह रहा था, ये सब बकवास है और हम इंस्पेक्शन टीम को कॉल कर चुके हैं, वो आते ही होंगे। वो बेचैन मुस्तरद गुस्से में थी। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं ये फाइल इन्हीं को पेश कर दूंगा। और मुझे लगता है अभी तक आपको इन लड़कियों के बयानात की नजाकत की समझ नहीं आई।
हुनैन बेटा ये लो और पहला बयान इनको पढ़कर सुनाओ। हाशिम ने सुपरिटेंडेंट को ही देखते हुए फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। हुनैन को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसने कपकपाते हुए हाथों से फाइल खोली और पहला सफा सामने किया। कारदार एंड सन्स प्रेजेंटेशन। हाशिम कारदार के पॉइंट्स वो अंधों की तरह सफे को ऊपर नीचे देख रही थी। ये तो हाशिम के ऑफिस की कोई फाइल थी। इसने खौफजदा निगाहों से हाशिम का चेहरा देखा। क्या वो गलत फाइल उठा लाया था? पढ़ो हुनैन, आपके हाशिम ने इसे देख कर कहा, फिर तिरछा होकर खुद फाइल को देखा। हाँ, पहला केस तो आपकी बहुत करीबी अजीज बच्ची का है और ये वाकया भी इसी सेक्टर के एक कॉलेज में पेश आया। वो जैसे पढ़ते हुए एतमाद से कह रहा था, वो गलत फाइल नहीं उठा कर लाया था। उन्हें बेचैनी से इसे देख रही थी। हाशिम झूठ बोल रहा था। बस सुपरिटेंडेंट की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। हाथ उठाकर सख्ती से रोका। हाशिम ने फाइल लेकर बंद कर दी। पेपर वेट हटाकर पेपर उठाया और हुनैन को दिया। जाओ जाकर पेपर करो। हुनैन ने मैडम को देखा। वो जब से लब काटती इसे देखती रही। इसी पर दरवाजा खोलकर प्रिंसिपल वकील दाखिल हुए। हाशिम ने गर्दन तिरछी करके मुस्कुराकर देखा, फिर उठकर मिला। वो खुशगवार हैरत से इससे मिले। कारदार साहब, आप इधर कैसे? वो इसे जानते थे। खैर, अब तो सुपरिटेंडेंट भी इसे जान गई थी। दरअसल ये मेरी कजन की बेटी है। खानदान में एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी। मुझे इनको पिक करना था, मगर ये खबर सुनकर परेशान हो गई और आधा पौना घंटा जाया हो गया। वो मुश्किल पेपर मुकम्मल करने पे राजी किया है मैडम ने, और एक्स्ट्रा टाइम भी देंगी। इनकी मेहरबानी। कहते हुए इसने मुस्कुराकर सुपरिटेंडेंट को देखा, जिन्होंने बमुश्किल इस्बात में सर हिलाया। नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है, मैं 15-20 मिनट में कर लूंगी। हुनैन पेपर दबोचे खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, आप आराम से करें, प्रिंसिपल साहब ने गर्मजोशी से कहा। फिर हाशिम की तरफ मुतवज्जा हुए, आइए नीचे ऑफिस में चलकर बैठते हैं, बड़ा अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई आपसे। हाशिम ने मुस्कुराकर सर खम दिया, फिर घड़ी देखी। इसका वक्त बहुत कीमती था, मगर फिर भी इसने हुनैन से कहा, पेपर देकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओ मैडम, इंस्पेक्शन टीम पहुंचने वाली है, आपने इनको किस सिलसिले में बुलाया था? प्रिंसिपल साहब ने जाते जाते एकदम पूछा। हुनैन की टांगों से जान निकलने लगी। इसने हिरासत से होकर हाशिम को देखा, जा गहरी सर्द नजरों से सुपरिटेंडेंट को देख रहा था। वो हॉल नंबर 3 में लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थी। ओके ओके। वो सर हिलाकर हाशिम को बाहर ले गए। हुनैन भी पेपर किसी मतायजीज की तरह पकड़े हुए वहां से निकल गई। 20 नहीं, इसे 25 मिनट लगे। जल्दी जल्दी पेपर खत्म करके वो शोला बार नजरों से खुद को घूरती सुपरिटेंडेंट से निगाह मिलाए बगैर नीचे आई तो हाशिम प्रिंसिपल के ऑफिस, जो पहुंच के साथ था कि वो कॉलेज बंगला ही था, से निकल रहा था। इसे देखकर खुशगवार से मुस्कुराया। हाशिम भाई, थैंक यू सो मच। वो करीब आकर बोली तो आवाज भरा गई, आंखें नम हो गई। शुक्रिया किस चीज का? शादी और तुमने हम पे एक एहसान किया था, इसको इसी का बदला समझ लो। खैर, मैंने प्रिंसिपल से कह दिया है, वो इस अमर को यकीनी बनाएगा कि तुम्हारा पेपर बगैर सुर्ख कांटे के सेल हो जाए। इनको खबर नहीं हुई सारे मामले की? जरूर होगी, मगर तब तक तुम्हारा पेपर जा चुका होगा, बेफिक्र रहो, मैंने सब संभाल लिया है। इसने एतमाद से कंधे उचकाए, मगर वो फाइल, इसमें मैडम की तफसीलात तो नहीं थी। हाशिम ने हंसकर सर झटका, मुझे तो इस औरत का नाम भी नहीं मालूम, मगर वो सब आपने कैसे कहा? मैंने अंदाजा लगाया, कम से कम 4 दफा तो इसने ये काम किया होगा। लेकिन अगर वो ईमानदार टीचर होती तो बहरहाल वो ईमानदार नहीं थी, और अगर वो फाइल देख लेती, मुझे पता था वो नहीं देखेगी। अपने अमाल नामे को कोई भी नहीं देखना चाहता। इसने कलाई पे घड़ी देखी। चलो तो मैं ड्रॉप कर दूं। और सादी यूसुफ की बहन बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। नहीं, वे ना गई होगी, और अगर आपने छोड़ा तो सबको पता चल जाएगा। हाशिम भाई, प्लीज सादी भाई को मत बताइएगा। वो एकदम खौफजदा और शर्मिंदा नजर आने लगी। क्या ये कहने की बात है? उल्टा वो हैरान हुआ। उन्हें नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज फिर पार्टी पे आ रहे हो? जमन ने RSVP टिकट करके भेज तो दिए थे। जी, फूफो खुद कार्ड देने आई थी, हम सब आएंगे। अच्छा, जमर खुद गई थी? गुड। हाशिम मुस्कुरा दिया, फिर दोबारा घड़ी देखी। इसको जाना था तो मुहज्जब अंदाज में इजाजत चाहिए। उन्हें इनकी निगाहों ने इसके कार में बैठने तक इसका ताकुब किया। इसका परफ्यूम हनूज इसके इर्द गिर्द फैला था। वो जादूगर था, साहिर। वो मुड़ गई। अभी इसे राफिया और नाइमा की भी खबर लेनी थी। सारे गुल बूटे मसनूई, रंग नमो, खुशबू धोखा है। कसर के सब्जार में स्याह शाम सुनहरे तारों के साथ जलवगर हुई थी। भरपूर सजावट, स्याह और सुनहरी स्प्रे पेंट शुदा असली गुलाब रोशनियां कह कहे वो सब गोल मेजों के गिर्द खड़े थे। वो गोल मेज इतनी ऊंची थी कि सीने तक आती थी। कुर्सियां नदारत, एक मेज पे टेक लगा था। यूसुफ और इसके गिर्द वही चारों थे। सिर्फ हुनैन का फ्रॉक सुनहरी था, बाकी सादी और सेम स्याह सूट में थे। और जमर को तो स्याह की आदत थी।
वो बेतासुर चेहरा लिए घुंघराली लट उंगली पे लपेटती सामने देख रही थी। सिया लंबी कमीज, कंधों पे सियाही दुपट्टा, बाल खुले थे, हुनैन के बाल मगर फ्रेंच चोटी में बंधे हुए थे। और वो मुसलसल इर्द गिर्द से गुजरती लड़कियों के पैर देख रही थी। अमीर लड़कियों की शक्लें जैसी भी हों, पाँव भला के हसीन होते हैं। वो चेहरा रगड़ ले बहुत है, पैरों का ख्याल दावतों में ही आता है। इसने अपने पाँव फ्राक के घेर के अंदर समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा। सैम काफी पुरजोश आया था। उन्हें नहीं कहकर अम्मी को बड़े अब्बा के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि पुप्पो जमर की तायद ली तो सादी इनकार ना कर सका। सैम को सबसे ज्यादा खुशी सोमवार को अपने दोस्तों को अपने अमीर रिश्तेदारों की दावत की तफसील बताने की थी, इसलिए रास्ते में बार बार मुद्दबी आवाज में अपना और कारदार का रिश्ता पूछता आया था। हाशिम भाई हमारे क्या लगते हैं? देखो सैम, हमारे नाना ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली दफा तफसील से समझाया। पहली बीवी से अम्मी और वारिस मामू थे, जिनकी बीवी सारा खाला है, पता है ना इनका? सैम ने इस बात में सरा। और दूसरी बीवी से फारिस मामू थे। अब ये जो दूसरी नानी थी ना, इनके भाई औरंगजेब कारदार थे। हाशिम भाई के अब्बू यानी फारिस मामू और हाशिम भाई फर्स्ट कजन हैं। बिल्कुल, मगर हमारी अम्मी के फर्स्ट कजन नहीं है हाशिम भाई, हमारे वो कुछ भी नहीं लगते वैसे। तो फिर वो हमें कैसे जानते हैं? उफ सैम, खून का रिश्ता नहीं है, मगर अम्मी की सौतेली माँ के भतीजे हुए तो रिश्तेदार तो लगे ना। अब दोबारा मत पूछना। मगर फिर वो जमर फुप्पो को कैसे जानते हैं? हाशिम भाई और फुप्पो वकील हैं, एक साथ काम करते रहे होंगे इसी तरह शायद। तो हाशिम भाई ने सारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? ओफ, मुझे क्या पता। सारा खाला तो वैसे भी अब किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है, और हमें भी कभी कभी ही मिल बुलाती हैं। पहले कब बुलाया था? मैं तो कभी नहीं गया। सैम को तो गम लग गया था। बस चंद एक बार गए थे हम इनकी तरफ, भाई और मैं। अब चुप करके बैठो। इसने बात टाल दी और बमुश्किल सैम को खामोश करवाया, मगर पार्टी में आकर वो वाकई खामोश हो गया था। ये इसकी दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी और उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। कट्टो, इसने हुनैन की करीब सरगोशी की। ये हाशिम भाई दूर किसी से हंसकर बातें करते हाशिम की तरफ इशारा किया। कितने आर्टिफिशियल लगते हैं ना उल्लू, इशारे मत करो। इसने जल्दी से सैम का हाथ दबाया। अलबत्ता चेहरे के रंग बदल गए। वो हाशिम को देख भी न पा रही थी। दिल में खौफ अलग, अगर किसी को पता चल गया तो। कसरे कारदार के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पे एक वीरान सड़क पे वो कार रुकी खड़ी थी। चंद और स्ट्रीट पोल की मिली जुली मध्यम रोशनी में देखो तो ड्राइविंग डोर स्टिक लगाए फारिस गाजी खड़ा था। सीने पे बाजू लपेट रखे थे और सर झुकाए जमीन पर लगा रहा था। दफ्तर इसने सर उठाकर देखा। अपनी सुनहरी आंखें मतलाशी अंदाज में नजर दाएं बाएं घुमाई। वो गोया किसी का मुंतजिर लगता था। इस नीम अंधेर जगह पर भी इसका चेहरा शफाफ सा लगता था। जेल वाली पोनी अब कट चुकी थी और बाल बहुत छोटे हो चुके थे, गोया उस तरह फेर दिया हो। पूरे आस्तीन की सुरमई शर्ट पहन रखी थी। वजीहा चेहरे पे बेजारी सी थी। सुनहरी आंखें और सतमा मगर मगरूर नाक इसको मजीद पुरकशिश बनाती थी। वो वाकई ऐसा मर्द था कि जिसको राह चलते भी लोग मुड़कर एक दो दफा तो जरूर देखते थे, मगर वो आम खूबसूरत मर्दों की तरह इस बात से लुत्फानंदोज नहीं होता था। शायद अब नहीं होता था। अब इसके चेहरे पे हमा वक्त एक चिड़चिड़ापन छाया रहता था, बेजारी और गुस्सा। बिलाखिर सामने से कार आती दिखाई दी। तेज हेडलाइट्स के बायस फारिस ने आंखें चुंधिया कर मुंह फेर लिया। हेडलाइट्स बंद हुई, इंजन बंद हुआ, बत्तियां बुझी। सड़क पे अंधेरा छा गया। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। यहाँ से इसकी पूछ दिखाई देती थी। सर के बाल सियाते और नीचे रफ सी जीन्स शर्ट पहन रखी थी। हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। गाजी, इसने गले मिलने को बाजू आगे बढ़ाया और फारिस ने बैग लेने को हाथ बढ़ाया। वो रुक गया। मुबारक तो देने दे यार, मेरा सामान। स्टिपनी, वो खुश्क लहजे में बोला, मगर आवाज खुश्क नहीं थी। नौजवान ने अफसोस से सर झटका। मैं तुम्हारा वाहिद दोस्त हूँ, जेल का साथी रहा हूँ, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अगर तुम्हें बाहर लाने में शादी का हाथ है तो 2-4 उंगलियां मेरी भी हैं। बंदा दोस्ती का ही लिहाज कर लेता है। बैग साथ धरते वो बहुत नाराजगी से बोला था, सामान पूरा है? इसने जिप खोल कर देखा। तफ्तीशी मशकूक निगाहों से इसे एक एक छेक उलट पुलट किया था। अंधेरे के बावजूद वो इतना देख सकता था कि सब पूरा था। जान पे खेल कर लाया हूँ ये सब। वैसे तुम इसका क्या करोगे? अपनी हिफाजत के लिए है, और क्या करना है। वो अब बैग को कार की पिछली सीट पे रख रहा था। असलहा अपने लिए भी रखो तो चलाना दूसरे पे ही होता है। अल्लाह को मानो गाजी, अभी तो जेल से निकले हो,
अभी से ये काम तुम्हारा शुक्रिया, मैं चलता हूँ, वो सपाट से कहता ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ा। स्टेफनी चंद लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। और मेरे पैसे, क्या तुम भूल गए कि मैं शहर के सबसे महंगे कंसल्टेंट्स में से एक हूँ? अच्छा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, इसने ताज्जुब से कहा और अंदर बैठ गया। मगर मेरे पैसे लगे हैं यार, वो कौन अदा करेगा? वो चीखा था। फारिस ने हाथ माथे तक ले जाकर इसे सलाम किया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कार आगे बढ़ा दी। वो वहीं खड़ा हल्की से बड़बड़ाता रहा। कचरे कारदार के अंदरूनी लॉन में पार्टी की रौनक जारी सारी थी। सारी जूस के गिलास से घूंट भरता गहरी नजरों से बाएं तरफ देखता रहा। वहां शेरीन खड़ी किसी से मिल रही थी। इसने वही सुनहरा गाउन पहन रखा था और हाथ में क्लच के साथ टेप उठा रखा था। फिर शादी को देखकर इनकी तरफ आई। हेलो डीए। समर को वो इसी तरह पुकारती थी, डीए यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। फिर शादी, फिर एक सरसरी निगाह डाली। हेलो शादी, ठीक हो तुम? रश्मि सा हाल अहवाल पूछा। समर ने मेरे सर के खम से जवाब दिया। वो इसी तरह मुड़ गई मगर शादी के करीब से, और शादी ने बेहद महारत से टेप पकड़कर कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। शेरीन मुड़े बिना दूर होती गई। शादी ने गहरी सांस ली। आधा काम हो गया था मगर पासवर्ड समर ने वादा पूरा किया। शादी बिल आखिर आ गया। हाशिम ने मुस्कुराकर इसके कंधे को थपका तो वो संभल कर सीधा हुआ। हाशिम अभी इधर आया था। उन्हें अपने जूतों को देखने लगी। जमर ने जरा से शाने उचकाए और खामोशी से इसे शादी से बात करते देखती रही। क्या कर रहे हो आजकल? वो बिल्कुल बड़े भाइयों के अंदाज में पूछने लगा। शादी सादगी से मुस्कुराया। आपको इल्म ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं मान सकता। हाशिम हंस लिया मगर इसकी सर्द आंखें शादी के अंदर तक उतर रही थी। यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ। हाशिम की बर्फ आंखों में तपिश उभरी मगर मुस्कुराहट फीकी ना हुई। कोई मदफन तो मिले, मुझे भी खबर ना करना। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, वादा रहा। शादी के लहजे में आजम था। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और शादी के कॉलर से नादीदा गिर्द झाड़ी। मैं इंतजार करूंगा। फिर दूसरों की तरफ पलटा। कैसे हो हुनैन? हुनैन ने चेहरा उठाया, पलके लड़ती। वो सामने खड़ा था, नर्म मुस्कुराहट से इसको देखता। कैमल कलर के सूट में मलबूस, अंदर सियाह शर्ट, सब से मुख्तलिफ। हुनैन का एतमाद बढ़ा। किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, हाशिम किसी को नहीं बताएगा। जी ठीक। वो सैम को देखे बिना जमर की जाने मुतवज्जा हुआ। क्या मैंने आपको बताया कि मुझे सरकार बनाम अब्दुल गफूर में सेटलमेंट मिल गई है? जमर की घूंघियाली लट लपेटती उंगली साकित हुई। आंखों में हैरत शौक कुछ भी न जाहिर हुआ, बस सवालिया आईब्रो उठाई। वाकई प्रोसिक्यूटर बसीरत, कैसे माने? जैसे कि मैं कहता हूँ, पैसा बोलता है। वो महजूज हुआ था। ऐसे आपको इल्म देख कर हैरत हुई। मेरा ख्याल था मेरी जीत का आपको इल्म होगा। मुझे वाकई इल्म नहीं था कि आप जीत गए हैं। इसने बेनियाजी से आईब्रो उचकाए। एनीवेज, मुबारक हो, आपने एक कातिल को अहल से महफूज करा लिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हाशिम ने याद करवाया। फिर एंट्रेंस की तरफ देखा और मैं आता हूँ कहकर अपने दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया। समर इसे जाते देखती रही। फिर रुख मोड़ा तो शादी इसे ही देख रहा था। ये किस चीज की बात कर रहे थे? और ये कारपोरेट लाइटिगेशन से क्रिमिनल केसेस की तरफ क्यों आ जाते हैं बार बार? जरा सरप्राइज करके बताएं। इसकी बात पे जमर ने कहना शुरू किया। वेल, हाशिम की माँ की दोस्त मिसेज शैला इरशाद की ड्राइवर ने एक्सीडेंट में टीन एज लड़की मार दी और हाशिम अपना ऑफिस छोड़कर सिर्फ अजीजो अकारिब को फेवर्स देने डीए की ऑफिस आता रहता है। तो वो मामला सेटल करना चाहता था मगर प्रोसिक्यूटर बसीरत के पास केस होने की वजह से ये मुश्किल था। बहरहाल इसने दियत की रकम जितना अमाउंट ऊपर भी खुफिया तौर पर वुसा को दे दिया और मामला सेटल। शादी ने इस बात में सर हिलाया। सिर्फ 20 मिनट। जमर ने नासमझी से इसे देखा। अब्बा, पहली दफा जब मुझे आपके पास लेकर गए थे तब मेरी उम्र 20 मिनट थी। सो सिवाय इन 20 मिनट के बाकी के 25 साल और 7 दिन में आपके करीब रहा हूँ और इन 20 मिनट की कमी मेरी आपको समझने की सलाहियत पे असरअंदाज हो सकती है क्योंकि आपने हाशिम से कहा आप इसकी जीत से बेखबर थी और इसको डिकोड करूं तो आपको खबर थी मगर जीत की नहीं क्योंकि वो शायद जीता ही नहीं है। इसलिए हूँ आपने अभी समराइज करके बताया है, इसे जमराइज करके बताएं। जमराइज करूं? अच्छा। वो हल्का सा हंसी। और इतना अरसे बाद ये पहली दफा हुआ। वो मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था और हुनैन बेदिली से सुन रही थी। इसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कानून अंधा होता है मगर प्रोसिक्यूटर की दो आंखें होती हैं। मुझे केस देखकर पता चल गया था कि एक्सीडेंट मालकान ने किया है।
और वफादार ड्राइवर कुर्बानी की भेड़ है, मगर सबूत था न गवाह। तो मैंने हाशिम को प्रोसिक्यूटर बसीरत का रास्ता दिखाया, क्योंकि हाशिम अपनी अना के लिए मिसेस शहला से दोहरी रकम निकलवा सकता है। जब लड़की के बाप ने बताया कि दोहरी रकम मिल गई है, तो मैंने बसीरत साहब को डील के लिए कायल कर लिया। बहरहाल ये एक एक्सीडेंट था और मैं सिर्फ इस फैमिली की मदद करना चाहती थी। मुस्कुराकर बताते इसने दूर किसी से बात करते हाशिम को देखा। हुनैन बेदिली से इधर उधर देखने लगी। अलबत्ता सादी ने सही एंजॉय लिया था। आपने हाशिम को क्यों नहीं बताया कि वो नहीं जीता? जमान ने जवाबन सादी की आंखों में देखा। हमारे स्कूल में एक जादूगर शो करता था, कभी टोपी से कबूतर निकालता, कभी कान से। मैंने एक दिन पूछा, इस ट्रिक का राज तो बताएं। वो बोला, जिस दिन बता दिया वो मेरे शो का तुम्हारे स्कूल में आखिरी दिन होगा। सही, और ये ड्राइवर को कुर्बान करने का मशवरा भी हाशिम भाई का होगा। क्या पता इन्हें मालूम ना हो कि जुर्म मालकन ने किया है। उन्हें इनको बुरा लगा था। मालूम, हाशिम कभी भी अपने क्लाइंट से नहीं पूछेगा कि इसने जुर्म किया है या नहीं। इसका काम दिफा करना हो तो वो दिफा करेगा, प्रोसिक्यूट करना हो तो प्रोसिक्यूट करेगा। हुनैन जमर को देख कर रह गई। हाशिम ने इससे भी नहीं पूछा था कि इसने नकल की थी या नहीं, मगर क्यों? क्योंकि वो वकील का काम पूछना और मौकल पे एतबार करना नहीं होता, इसे खुद तफ्तीश करके ढूंढना और इसे छुपाना या बढ़ाना होता है। हाशिम भाई को लाजमी पता होगा कि मालकन ने जुर्म किया है। अपने जैसे क्रिमिनल्स को वो अच्छे से जानते हैं। सादी ने इजाफा किया तो जमन ने आईब्रो उठाकर इसे देखा। सादी में हाशिम को पसंद नहीं करती और काबिल एतबार तो कतल नहीं समझती, मगर क्रिमिनल्स का दिफा करने के बायस हम इसको क्रिमिनल नहीं कह सकते। सादी खामोश हो गया, बस एक नजर जमर पे डाली। अगर जो फुप्पो को पता चल जाए कि वो हाशिम को इतना भी नहीं जानती तो। जवाहरात जब इधर आई तो तन्हा नहीं थी, साथ दो तीन खवातीन भी थी। ताजा बोटॉक्स का असर था, वो सियाह सुनहरी धारियों वाले गाउन में दमक रही थी। मुस्कुराते हुए सादी का कॉलर नजाकत से झाड़ते, क्या ये दोस्ती तुम्हारी नजर में ये शक्ल में भी नहीं दिख जाते? बड़ी नजाकत और मान से देखा। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया। अब आपके पास खुद पहले जैसा वक्त नहीं होता मिसेस जवाहरात। जवाहरात बस मुस्कुराकर अपने फ्रेंड समर से का तारुफ करवाने लगी। एक तो शायद जमर को जानती भी थी। और आप जमर हैं, मुझे याद है पहले भी मुलाकात हुई थी। इसने अलबत्ता जमर का नाम गलत तलफ्फुज से बोला था, रे के ऊपर जबर के साथ। उफ, इट्स जुमर, जुमर्स के ऊपर पेश है। इसने तो तोड़ तोड़ कर बताया। वो खातून अच्छा अच्छा कहकर सर हिलाने लगी। कदरे फासले पर खड़ा नौशीरवा तुम हर नजरों से इधर ही देख रहा था। इसे माँ के वादा पूरा करने का इंतजार था। अब जवाहरात ने साथी खवातीन से सादी का तारुफ कराया। ये सादी यूसुफ है, हमारे रिश्तेदार और बहुत अच्छा दोस्त। अपना मुकम्मल तारुफ शजरा नस बताना सादी को पसंद है। सो बताओ ना सादी। सादी जरा चौंका, फिर संभल कर मुस्कुराया। सब इसे देख रहे थे तो नौशेरवा की बेइज्जती का बदला उतारा जा रहा था। इसने बस एक नजर सामने खड़े शेरों पे डाली, जिसके लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। सादी खनकारा, मिसेस जवाहरात ने चूंकि शजरा नसब का जिक्र किया है तो हम पठान हैं और हमारा कबीला बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से। इसलिए सादी यूसुफ खान नाम है मेरा। यूं में मेरे मिडिल क्लास वालिदैन, हम सब बनी इसराइल से हैं। कहकर इसने मासूमियत से जवाहरात को देखा। जहाँ शेरू का चेहरा स्याह पड़ा, वहीं जवाहरात भी बुझ गई। वो यकीनन ये सब इस अंदाज में नहीं कहलवाना चाहती थी। अगर जो वो इस रोज नौशेरवा के सामने झाड़ी की तकरीर यहाँ दोहराता तो कितना मजा आता, मगर अब वो तीनों खवातीन सताइश नजरों से इसे देख रही थी। नौशेरवा सर झटक कर आगे बढ़ गया। जवाहरात ने इनमें से एक को मुखातिब किया, ऑस्ट्रेलिया कब जा रही हो आमना? इसी हफ्ते अहमद और किरण के साथ। जमर चौकी। सादी भी हुनैन तक इनको देखा। जवाहरात मुस्कुराते हुए नरमी से पूछ रही थी, इसके पास बदला लेने के बहुत से तरीके थे। किरण कैसी है? जुड़वा बेटे हुए हैं इसके? खुश है, वो किरण की खाला थी। और ये तो सबको इल्म था कि जमर के मंगेतर का रिश्ता जवाहरात के जानने वालों में ही हुआ था। वो खवातीन वहां से हटी तो जवाहरात इस तरफ मुड़ी, एक मासूम नजर सादी की संजीदा चेहरे पर डाली, फिर जुमर को देखा जो सपाट खड़ी थी, फिर एकदम आंखों में मलाल उभरा। ओह, आई एम सॉरी हनी, मुझे हम बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? नरमी से इसका हाथ थाम कर वो जैसे बेहद शर्मिंदा थी। हुनैन ने लब काटते हुए फूफो को हमदर्दी से देखा। इसे अपने पिछले रवैये पे शर्मिंदगी हुई। बेचारी फूफो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क पड़ रहा था, मगर वो रुख मोड़ गई।
और वही एंट्रेंस से वो चला आ रहा था। सियाह सुनहरे लोगों में वही मुनफरिद था। नीली जीन्स और सफेद शर्ट, छोटे कटे बाल, कंधे पे बैग लटकाए। वेटर ने कुछ कहा, इसने ऊँ करते बेजारी से इसे परे किया और बरामदे की जानिब बढ़ गया। समर की आंखों में कर्ब उभरा, नफरत, गम, गुस्सा, लब भींच गए। जवाहिरात ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, वो रिहा हो गया। और ये इसके मामू का घर है, इसको रहने से रोक नहीं सकती। फारिस को कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता। जवाहिरात ने जमर का हाथ दबाए, गोया माजरत की, मगर धीरे से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम सॉरी रियली, यू शुड बी, सादी ने सद लहजे में कहा। जवाहिरात ने नरमी से इसे देखा, इसके कोहनी को बच्चे की तरह थपका और एक्सक्यूज करके आगे बढ़ गई। हुनैन, सेम, सादी तीनों खामोश थे और जमर के रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर थे, मगर वो इनकी तरफ नहीं देख रही थी। क्या आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने गिफ्ट की थी? सादी ने खंकार कर कहा। कौन सी किताब? जमर ने आंखों में उतरी नमी को अंदर उतार लिया, मगर लहजे में लर्जिश थी। हाँ, वो 13वीं सदी का मुस्लिम स्कॉलर, नॉन फिक्शन। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकी, मैं आती हूँ, अभी हूँ। वो माजरत करके अंदर की तरफ बढ़ गई। फुफुहाट हुई है, सेम ने कहा। वो दोनों चुप रहे। फारिस अंदर आया और सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे के तासरात सपाट थे। अंदर आकर इसने दरवाजा बंद किया और बेड पर रखा, फिर खुद भी साथ बैठ गया। सर हाथों में लिए कितनी ही देर बैठा रहा। इसकी आंखों में अजीब मलाल दर आया था। लोगों में घिरी खड़ी इस सियाह लिबास वाली लड़की की भूरी आंखों की तपिश गोया अंदर तक उतर गई थी, जैसे इसने इसके सारे अंदर को जला डाला हो। वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा। कमरे में सन्नाटा था। मध्यम जर्द बत्तियां जल रही थी। बाहर के शोर और रौनक से बिल्कुल कट कर ये कमरा खामोश सा था। फिर वो उठा और धीरे धीरे चलता खिड़की तक आया था। पर्दा जरा सा सरकाया। सामने ही लॉन में वो खड़ी थी। बददिली से वो सादी से कुछ कह रही थी। अपनी तमाम तर खुश मिजाजी और तलखी के बावजूद इसकी आंखों में उतरी गहरी उदासी को वो यहाँ से भी देख सकता था, जैसे वो अंदर की सारी परेशानियों को छुपाने के लिए खुद पे करहतगी का मलबा चढ़ाए हुए थी। इस पे नजरें जमाए वो यूं ही खड़ा रहा, उंगलियों से पर्दे को इसी तरह थामे रखा। वो मंजर में थी और फारिस की निगाहें वहीं जमी थी। जहन में बहुत सारे पुराने मंजर घूम रहे थे। जी हाँ, मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि मुल्जिम फारिस गाजी ने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया था और फिर मुझ पे गोली चलाई थी। बरसों पहले वो अदालती खटेरे में खड़ी थी और गर्दन उठाए सपाट अंदाज में कह रही थी, नहीं, मैंने इसे गोली नहीं चलाते देखा, मगर मैंने इसकी आवाज सुनी थी। मैं गवाह हूँ इस बात की, मुझे पे और जरताशा गाजी पे हमला करने वाला मुल्जिम फारिस गाजी ही था। फारिस ने पर्दा छोड़ दिया, कपड़ा लहरा कर अपनी जगह पे आ गिरा। बाहर का मंजर छुप गया। इसका दिल बुरा हो गया। आंखों में नागवारी उभर आई थी। वो सर झटक कर वापस बेड की तरफ आया, तेज सफेद बत्ती जलाई और फिर बैग खोलने लगा। कुछ देर पहले खिड़की के पास खड़े शख्स वाला कोई तासुर इसके चेहरे पे नहीं था। वहां सिर्फ संजीदगी थी और सपाटपन। अब वो बैग के तमाम अशिया को एक एक करके देख रहा था, चेक कर रहा था। बाहर केक कट रहा था। हाशिम और शेरीन बच्ची के इर्द गिर्द मुस्कुराते हुए मौजूद थे। मसनूई केक कहे, खोखली खुशियां। फिर शहरीन ने केक के टुकड़े करना शुरू किए। वो फॉन्डेंट का 3 मंजिला केक था, जिसे असली गुड़िया फूले फ्रॉक के साथ खड़ी हो। वो फ्रोजन की एल्सा थी, मगर इसका लिबास नीला नहीं, बर्फीला गुलाबी था। चंद केक्स इसके अलावा भी मरकजी मेज पर रखे थे, जिनके अब फियोना टुकड़े कर रही थी। एल्सा वाले केक पे एल्सा ने एक दिल उठा रखा था, जिस पे सोनिया लिखा था। शरीन ने वो दिल सोनिया की प्लेट में डाला, मगर जब केक सर्व किया जाने लगा तो इसने वो दिल एक और डिश में केक के ऊपर रख दिया। फियोना को दिया। ये डीए की टेबल पे ले जाओ। फियोना इसे फौरन वहां से लेकर आई। डीए जमर तो नहीं थी, मगर सादी ने ये सब बहुत गौर से देखा और फिर शहरीन तो वो इसे ही देख रही थी, मगर इसके देखते पाकर मेहमानों की जानिब मुतवज्जा हो गई। यानी सादी खुद समझ ले तो समझ ले, वो बस किनारे रहकर ही मदद करेगी। जमर अंदर आई तो वहां भी मेहमान बिखरे थे। अमीरों की दावतें सारा घर ही खोल कर रख देते थे। गेस्ट बाथरूम किस तरफ है? जमर ने गुजरते वेटर को रोका। वो किसी काम से आया था, सो बात के बजाय गेस्ट रूम की तरफ इशारा कर दिया। वो सीधी इधर चली आई। वो आंसू जो बाहर मजबूती के खोल बहने नहीं दिए थे, वो अंदर उतरने के बावजूद आंखों को सुर्ख कर गए थे। ऐसे गेस्ट रूम का दरवाजा धकेला के बाथरूम जाकर मुंह धोए, मगर बेड पे बैग खुला पड़ा था। एक मशीन गन, 2 पिस्तौल, गोलियां और खुद वो बेड के किनारे पे जोगर रखे पिंडी के साथ चाकू बांध रहा था।
आहट पे चौंक कर उठाया, फिर वहीं रुक गया, सीधा भी ना हुआ। चौखट पे खड़ी जमर का सांस रुक गया। इसकी निगाहें असले से होती फारिस के चेहरे तक गईं, फिर इनमें उतरा गम गुस्से में बदला, जबड़े की रगें तन गई। वो पीछे हुई और जोर से दरवाजा बंद किया। अब इसे मजीद फ्रेश होने की ख्वाहिश न थी। वो तेज तेज चलती बाहर की तरफ बढ़ गई। हुनैन के कपड़ों पे केक का टुकड़ा घेरा था। वो सैम को लिए अंदर आ गई थी। केक के बाद सब फिर से बिखर गए थे। खाने में अभी वक्त था। हुनैन को याद था कि गेस्ट बाथरूम किधर है। दाखिली रास्ते में से दरवाजा खुलता और अंदर शीशे की दीवार के साथ कतार में बेसन था। कुछ लोगों के चेहरे को देखकर लगता है इनको भड़ों ने काटा है, मगर नौशेरवा भाई के बालों को देखकर मुझे यही लगता है। राहदारी से गुजरकर अंदर जाते शेरों को देखकर सैम ने तबसरा किया। हुनैन को शदीद हंसी आई, मगर इसने जोर से सैम की चुटकी काटी। अपनी कमेंट्री बंद रखो। वो नल पे ऊपर नीचे हाथ मारने लगी। वो खुल नहीं रहा था। चुप के दरवाजा खुला था और हर गुजरता शख्स दिखाई दे रहा था। तभी हाशिम ने चौखट पे रुककर पूछा, क्या हो रहा है बच्चों? हुनैन ने खुशगवार हैरत से सर उठाया। वो इनको देखकर बलखसूस रखा। सबसे हटकर भी इससे मुलाकात मुमकिन थी, फिर झीप गई। ये नल नहीं खुल रहा, आहिस्ता से इसके नीचे हाथ ले कर जाओ। हाशिम ने मुस्कुराते हुए इशारा किया। हुनैन ने आहिस्ता से नल तले हाथ किया। पानी की धार बह पड़ी। ओह, वो झेम गई। हाथ धोकर हटाए, धार गायब। ऑटोमेटिक, इसे क्यों भूल गया? सेम अंदर बाथरूम की तरफ चला गया। हुनैन पेपर टॉवल से हाथ खुश करके चौखट तक आई। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे? हाशिम ने बात का आगाज किया। लिटरेचर। वो निगाहें झुकाकर झीम कर बोली। ओह, मैं समझा शायद। वो हैरान हुआ। हुनैन के चेहरे पे साया गुजरा। हाशिम ने इसे गौर से देखा और बात बदल ली। तो क्या लिटरेचर में भी नकल हो सकती है? नकल हर सब्जेक्ट में हो सकती है, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैंने नकल की थी या नहीं। मैं कभी नहीं पूछता। वो मुस्कुराया। मगर ये जरूर पूछूंगा कि तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तुम तो चश्मिश होती थी ना? उतर गए, भाई ने लेजर करवा दिया था। इसी कदरे एतमाद से हाशिम को मुस्कुरा कर दिया। आपको मेरी ऐनक याद है? मगर सुबह आपने पूछा कौन हुनैन? वो हल्का फुल्का सा शिकवा कर गई, क्योंकि मेरे जानने वालों में दो और हुनैन भी हैं। एक अपने नाम के दोनों एन के दरमियान आई लगाती है और दूसरी डबल ई। तुम क्या लगाती हो? डबल ई। गुड। खैर, आती जाती रहा करो। सोनिया मम्मी सबसे मिलती रहो, या भाई सख्ती करता है? हाशिम ने मुस्कुराकर पूछा। तो वो बहुत गहरे अंदाज में से देख रहा था। सोनिया और आपकी मम्मी मेरी उम्र की नहीं है, और भाई से अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। वो भी मुस्कुराकर बोली, मगर भाई के अंदाज पे जिक्र इसे अच्छा नहीं लगा था। हाशिम मजीद कुछ कहता, मगर कान में कोई आवाज आई। वो माजरत करता आगे बढ़ गया, फिर कान में मौजूद आला उंगली से दबाकर बोला, हाँ खबर बोलो। सर आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। खबर लॉन में था और इधर आ रहा था। हाशिम वहीं रुक गया, मगर फिर कोई और मिल गया तो वो इनका हाल अहवाल पूछने खड़ा हो गया। खबर मुंतजर सा खड़ा था। वो फारिग होकर अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ मुड़ा। क्या हुआ? इफ्तिसार में सख्ती थी। आपको ये देखना चाहिए। खबर ने टैबलेट आगे किया। इसकी स्क्रीन पे 5 कैमरों की फुटेज आ रही थी। खबर ने एक पे उंगली रखकर इसे बड़ा किया। हाशिम ने आंखें सकेड़ कर देखा। वो इसके कमरे के बंद दरवाजे का मंजर था। खबर ने इसे तेजी से रिवाइंड किया और फिर प्ले किया। सीढ़ियों से 2-4 लोग उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे थे। इनमें एक स्याह सूट और घुंघराले बालों वाला लड़का भी था, जो सर झुकाए जीने पर लंघता ऊपर गया। हाशिम के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। हाशिम को लगा इसके मुंह पे किसी ने दरवाजा दे मारा हो। इसकी आंखों में सुर्खी उभरी, मोतियां भींच गईं। ये कितनी देर पहले की है? 13 मिनट। और 13 मिनट कबल जब वो हाशिम के कमरे में आया तो उसने लैपटॉप में फ्लैश लगाने में 3 सेकंड भी न लगाए थे। लैपटॉप बंद रहा, मगर फ्लैश की बत्ती चमकने लगी। इसने पंजों के बल कारपेट पर बैठे थी, तेजी से टैब खोला। आपकी डिवाइस का राब्ता एक हार्डवेयर से हो चुका है। क्या आप तमाम डेटा कॉपी करना चाहेंगे? बहुत खुशी के साथ धड़कते दिल से इसने यस दबाया। पासवर्ड इसने सोनिया टाइप किया। हरा सिग्नल। सादी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। डेटा कॉपी होने लगा। 10%, 20%, 40, और वो बार बार मुस्तरिफ नजरों से बंद दरवाजे को देखता। 25%, 60। नीचे खड़े हाशिम ने शोला बार नजरों से खबर को देखा। 13 मिनट से वो मेरे कमरे में है और तुम अब बकवास कर रहे हो। वो दबा दबा सा गरजा। खबर थूक निकलते पीछे हुआ। सर आप किसी से बात कर रहे हैं? 2 बंदों को लेकर मेरी बैल्कनी पे जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। सारी शाइस्तगी मेहमान नवाजी दफान करके वो तेज तेज जीने तक आया। 70%, 73, 75। सादी बेचैनी से उंगलियां मरोड़ रहा था। हाशिम कोट का बटन खोलते जीने फलांग रहा था, किसी अंधी तूफान की तरह।
वो जिसे अभी जाकर सादी को गिरबान से दबोच लेना चाहता था। इस उल्लू के पट्टे ने हाशिम भाई को अभी बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। 85-90 सादी ने फ्लैश उंगलियों से पकड़ रखी थी। गिनती खत्म हुआ और वो इसे खींच ले। माथे पे पसीना था। हाशिम ने धाड़ से दरवाजा खोला। गुस्से से भरी इसकी निगाहें आगे पीछे खड़ी। कमरा खाली था। सादी वहां नहीं था, अलबत्ता हिलता हुआ पर्दा हटा हुआ था। बेलकोनी का दरवाजा पूरा खुला था। वो अंधाधुन बाहर भागा। बेलकोनी में भी वो न था। वो तेजी से बैरूनी दरवाजे ने उतरने लगा। इस तरफ लॉन खाली और नीम अंधेरा था। खावर और दो सूट पहने आदमी भागते हुए इधर आ रहे थे। हाशिम का माथा भीगने लगा। वो कहाँ गया? अंदर खाली कमरे में हरकत हुई। बाथरूम का दरवाजा खोलकर सादी आहिस्ता से निकला और इसी आहिस्तगी से कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या है ये हाशिम भाई कि आजकल के बच्चे थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट हैं। कान खुजाते हुए से मासूमियत से खुद कलामी की और इसी एतमाद से सीढ़ियां उतरने लगा। दाखिली दरवाजे के करीब दीवार पे बहुत से डिजिटल फोटो फ्रेम आवेजा थी। इनमें तस्वीर स्लाइड शो की सूरत हरकत कर रही थी। हुनैन और सेम बातें करते हुए काफी शौक से इनको देख रहे थे। हाशिम नौशेरवा वगैरह की तस्वीर, बचपन, यूनिवर्सिटी। सादी अभी सीढ़ियां उतर कर आया ही था कि है सादी नौशेरवा जो जेबों में हाथ डाले एक मुजस्मे से टेक लगाए खड़ा था, पुकार कर बोला। सादी घूमा। वो आदतन बगैर कोट के सुनहरी शर्ट पे स्याह वेस्ट में मलबूस था और इस्तेताइया मुस्कुराकर इसे देख रहा था। अपने बहन भाई को ले आया करो ना कभी इधर। देखो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। उन्होंने शायद ऐसी चीजें पहले नहीं देखी है। साथी ने एक नजर दूर खड़े दोनों पे डाली। हाँ, उन्होंने तुम जैसी चीजें कम ही देखी हैं। मगर नौशेरवान ने जैसे नहीं सुना। मगर इनका कसूर नहीं है। गुर्बत और छोटा खानदान बहुत बड़ी मुसीबत है। तासुफ से कहते इसने सर हिलाया। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं भड़क कर तुम्हारे ऊपर हमला करूं और तुम सब में मेरा तमाशा बनाओ तो ऐसा नहीं होगा। मैं मेहमान हूँ, आदाब मेहमान मुझे आते हैं, संजीदगी से कहकर वो मुड़ गया। इसका रुख दाखिली दरवाजे की सिमत था। तुम्हारी बहन काफी बड़ी हो गई है, नौशेरवा ने फिर पुकारा। अब के हमला मुख्तलिफ नौयत का था। सादी के कदम सजीर हुए। इसने गर्दन मोड़ी, आंखों में सुर्खी उभरी, लब बेचे। मगर इससे पहले कि वो झपट कर बीची हुई मुट्ठी को नौशेरवा के चेहरे तक लेकर जाता, ए क्या बोला है? किसी की बहन की बात की है। फारस बरहमी से बोलता, तेज तेज कदम उठाता, इधर आ रहा था। ऐसा कि वो जो सादी से 2 इंच लंबा था, सादी के आगे आकर नौशेरवा की तरफ बढ़ा। नौशेरवा वाकई गड़बड़ा गया था। इसने फारिस को आते नहीं देखा था, मगर लापरवाही से शाने झटके। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो 2 कदम पीछे हटा। बकवास मत करो। मेरी बहन की बेटी का नाम मत लेना आइंदा, वरना हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे तुम्हारे। बात समझ में आई या नहीं? हाँ, घूरते हुए उंगली से इसके सीने को धकेला। तभी हाशिम ने आकर तेजी से दोनों हाथों से दोनों को दूर किया। वो अभी अभी सीढ़ियां उतरता दिधर आया था। क्या मसला है? क्या हुआ है? सुलह जो अंदाज में इसने फारिस का कंधा थामा, मगर फारिस ने झटके से छुड़ाया और तेज बड़ी निगाहों से कहा, अपने भाई को समझा लो। इस तरह की बकवास आइंदा की तो मैं जबान से जवाब नहीं दूंगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लग गए थे। तो खड़े हुनैन और सेम भी मुतवज्जा हो गए। मामू और नौशेरवा मध्य मुकाबिल थे। अच्छा ठीक है, मैं माजरत करता हूँ, तुम ठंडे हो जाओ। कहते हुए वो बार बार सर निगाहों से सादी को भी देखता। फारिस हो कहकर सर झटक कर आगे बढ़ गया और सादी हाशिम से निगाह मिलाए बगैर अपने बहन भाई की तरफ चल दिया। मेरा कसूर नहीं था भाई, मैंने तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हाशिम ने इससे और खावर से सख्ती से कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो मुझे चकमा देकर निकल गया। मेरी नाक के नीचे वो मेरे कमरे में घुसा और इसने गुस्से से कहते काउच को ठोकर मारी। खावर कमरे की हर शे चेक करा था। कमरों के अंदर कैमरे नहीं थे, तो इसके आने का मकसद वाजे न था। मगर वो अंदर क्यों आया था? नौशेरवा हक्का बक्का रह गया था। फिर हैरत की जगह तेज ने ले ली। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी इतनी हिम्मत। वो गुस्से से खोलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाशिम ने बाजू से पकड़कर इससे रोका। चुप करो फारिस, और तुम में कोई फर्क है या नहीं? इसकी तरह हर वक्त हाथ की जबान मत इस्तेमाल किया करो। मगर सर, वो अंदर क्यों आया था? कुछ लेने आया था या कुछ रखने? पूरे कमरे को डीप बुक करवा, माइक्रोफोन, कैमरा सब ढूंढो। अगर वो जासूस है तो अब तहम्मुल से तमाशा देखेगा, और अगर वो चोर है तो सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। हाशिम तेज तेज चीजें उलट पुलट करते हुए कह रहा था। वो डिस्टर्ब था, गुस्से में था, मगर जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही एग्जिट पे पहुंचे, तुम इसे रोकोगे? मुझे ऐसा मत दिखाओ, जो कह रहा हूँ वो करो। खावर को झड़क करो कहने लगा। और डीए भाड़ में गई डीए,
वो बाहर आया तो फियोना ट्रे उठाई जा रही थी। मेरी एनजीओ से नेकलेस लेकर मम्मी ने कहाँ फेंका था। वो इसका रास्ता रोक कर बोला। फियोना एकदम रुक गई। इसी कमरे में किसी नौकर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा एक काम करो। वो जल्दी जल्दी इसे समझा रहा था। फियोना सर हिलाती अलर्ट सी इसका चेहरा देख रही थी, जिसपे पसीना था और रंग भी जट था। हाशिम ठीक नहीं था। हम घूम फिर कर पूछे कातिल से आए हैं, बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा इससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी सॉरी प्लीज, फियोना बुखलाते हुए माजरत करते बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट जरा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाएं, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। उन्होंने लॉन में अपने मेज तक आकर दबा दबा से एहतजाज किया। सेम खामोश रहा। वो दोनों वजह से लायन थे, मगर लाउंज का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने जमर को देखा। वो अकेले खड़ी थी और जल्द भला देने वाले में से कभी नहीं थी, सो फौरन राजी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्दी आने को कहा था। जवाहिरात थे, इसी ने इजाजत दी। इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ा हाशिम इन्हीं को देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। इसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला था। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खबर ने सुनकर सर हिलाया, फिर इनकी तरफ मुड़ा जो जमर के पीछे चले आ रहे थे। जमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती थी, मगर खबर ने खंकार कर मुतवज्जा किया। मैम सर, जरा जहमत होगी आपको प्लीज। जमर ने चौंक कर इसे देखा। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेज जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खबर की समझ में नहीं आया वो डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेज जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और आप अब हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे इनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे, उन्होंने एकदम रूहानी होकर कहा। खबर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज, 1 मिनट पहले हुनैन और सेब चोर थे, अब शादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी और आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। इनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहाँ इन 250 मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि इनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम मुचम्बे से इनको देखता इस तरफ आ रहा था। जमर, शादी खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पुष्ट में डाल दे, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपका गार्ड आपके कहे बगैर हमें यूं रोक सकता है। मगर क्या हुआ है खबर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खबर को देखा, जो नफी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी? व्हाट? हाशिम ने बेयकीनी से खबर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खबर इसके मुकरने के लिए तैयार न था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान है खबर। वो दबा दबा सा इस पे बरसा। जमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखें हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारिस का भांजा होने की सजा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर इसे देखा और हाशिम ने भी। जमर ने उचटती निगाह इस पे डाली। ना मैं आज पैदा हुई हूँ ना आप। सादी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था, तो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको शादी को इनवाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारिस कैसा रिहा हुआ, या फिर शादी को इस बात की सजा देनी थी? मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। आपके और फारिस के खानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। चलो, जमर कह कर आगे बढ़ गई। हुनैन और सेम झट पीछे हो लिए। सादी आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से इसे घूर रहा था। सादी जल्दी से पलट गया। सर, खावर ने बेबसी से जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो इसे, आज जाने दो, वो करवाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़ी नौशेरवा ने तलमिलाहट से ये सब देखा था।
आप इसकी फुप्पो से डर गए, इसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और इसको ये बताया क्यों नहीं कि इसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी? नौशेरवां तो इसके साथ चलता खोलन से कह रहा था। इसके दिल में शादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा, जब इसके मुंह पर थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा। वो तलखी से बड़बड़ाता आगे बढ़ा था। मगर भाई, मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। इसने सारी बात ही खत्म कर दी। अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं मोहसिन, गैरों को क्या खबर दिल किस बात पे दुखता है। सड़क तारीख थी मगर सुनसान नहीं, ट्रैफिक चल रही थी। साथी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सैम पिछली सीट पे आंखें मूंदे पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है। समर विंड स्क्रीन के पार देखती तलखी से बोली थी। भवें अभी तक नाराजी से बिछी थी। पुप्पो, इनके गार्ड की गलती पे इनको ब्लेम मत करें, इस सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं है। पीछे बैठी हुनैन तेजी से आगे हुई। हुनैन मुलाजिम मालिक के इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते और हाशिम के मुलाजिम तो कभी भी नहीं। पुप्पो ठीक कह रही हैं, हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे, सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरा रेस्टोरेंट जाने का दिल नहीं है सादी, कुछ टेक अवे कर लेते हैं। जमर उकताई हुई बोल रही थी। सादी ने जज्बात में सर हिलाते हुए हुनैन को इशारा किया वो पिछली सीट पे पड़े इसके कोट से वॉलेट निकाल दे। इधर हुनैन ने कोट उठाया, इधर जमर ने पर्स खोला। फुप्पो, मैं दे रहा हूँ, है ना, वॉलेट दो मेरा। आपके सादी को दृष्टि से कहना पड़ा क्योंकि हुनैन वॉलेट नहीं दे रही थी। हुनैन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था, इसने कुछ और निकाला था। किसी एहसास के तेज जमर और सादी ने पलट कर देखा। वो 2 उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से देख रही थी। जमर की निगाहें वहीं ठहर गईं, सांस रुक गया और सादी को तो अपने इर्द गिर्द हर आवाज आना बंद हो चुकी थी। ये कोर्ट में था। हुनैन ने उलझन और परेशानी से इन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सद आवाज में वो बोली और इन्हीं बर्फीली नजरों से सादी को देखा। ये इधर कैसे? और तभी हैरान परेशान सादी यूसुफ ने चौंक कर जमर के तासरात देखे। नहीं फूफो, आप गलत समझ रही हैं, सादी गाड़ी चलाओ। वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। फूफो, आपको लगता है कि ये मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का बक्का सादी का तो जैसे दिल ही फट टूट गया था। सादी गाड़ी चलाओ, ये हाशिम ने मुझ पर प्लांट किया है, इसने मुझ पे सेटअप किया है, मैं आपको बताऊंगा, मगर मुझ पे एतबार तो करें। एतबार? जमन ने दुखी निगाहों से इसे देखा। और अगर वहां तुम्हारी तलाशी ली जाती, ये तुम्हारे पास से निकलता, तो क्या मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहती? सादी, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था, तुम वो सादी नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ। सादी ने बेबसी से स्टेयरिंग पे माथा मारा। मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या कोट उतार कर यूं फेंक देता? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? भाई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये कब किसी ने भाई की जेब में डाला होगा, उन्हें से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। किसी ने नहीं, हाशिम ने। ये सब इसी का किया धरा है। सादी, मुझे घर ड्रॉप कर दो अभी और इसी वक्त। वो रुख मोड़ कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दूं? आप मुझे इतने क्राइसिस में छोड़कर नहीं जा सकती जमर। जज्बात की इंतहा थी कि इसके लबों से जमर निकला। वो जो 21 बरस जमर रही थी, वो पिछले 4 साल की सद मेहरी की दीवार के बाद फुप्पो बनी थी। इसको ये लव चाबुक की तरह लगा था। बहुत तड़प कर इसने सुलगती नजरों से सादी का चेहरा देखा। और मेरी क्राइसिस में तुम मेरे साथ थे? ये तो एक चोरी है। तुम अच्छे वकील कर लो तो दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करवा लोगे। ये क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस वो था जिसमें तुम मुझे छोड़कर गए थे। तुम्हें पता है सादी, जब किसी की कमर चिर कर गुर्दा निकाला जाए तो कैसी तकलीफ होती है? तुम कभी भी वो तकलीफ समझ सकते हो और बात करते हो क्राइसिस की? सादी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। हुनैन को लगा वो नीला पड़ जाएगा, मगर वो नहीं पड़ा। हर जहर नीला नहीं करता, आपने आज कह ही दिया। समर ने सर झटक कर रुख मोड़ लिया। इसकी आंखें शिद्दत जब्त से सूख पड़ रही थी। ड्रॉप मी, इसको देखे बिना 2 लफ्ज बोले हुनैन बस अपनी भाई को देख रही थी। वो सर हिलाकर कार स्टार्ट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं था, मेरा टेस्ट था फुप्पो, और मैं फेल नहीं होना चाहता था। हुनैन को लगा सादी की आंखों में आंसू है या शायद इसकी अपनी आंखें नम थी। वो दिल गिरफ्तार सी पीछे होकर बैठ गई। इट्स ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं है, समर ने बेतासुर लहजे में कहा। घर आया तो वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई और अम्मी अलबत्ता इतनी खामोशी से आकर नहीं बैठी थी।
इनके पास सवाल थे, क्या रहा, कौन कौन मिला, खाने में क्या था, मगर हुनैन और सादी के पास इनके जवाब न थे। सादी ने हुनैन को पहले कुछ बताने से मना कर दिया था कि अम्मी दिल की मरीज थी। सैम दुनिया माफिया से बेखबर नींद दराज सो रहा था। इनके जल्बों को जिंदगी कहकर अपनी नजर का वकार खो बैठे। कंट्रोल रूम में अंधेरा तल से पड़ी स्क्रीन की रोशनियां इनके चेहरों को चमका रही थी। हाशिम टांग पे टांग जमाए मुट्ठी लबों पे रखे पार्टी की फुटेज देख रहा था। नौशेरवा जेबों में हाथ डाले दीवार के साथ खड़ा था और जवेरात बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। खबर कंट्रोल पे बटन दबाता वीडियोस आगे पीछे कर रहा था। सारा घर डीबिग करवा लिया, इसने कुछ नहीं रखा। मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि तुम्हारी पूरी फौज की मौजूदगी में वो हाशिम के कमरे में दाखिल कैसे हुआ। वो जब्त होकर खबर पे बरस पड़ी। इसने कुछ नहीं रखा, वो कुछ लेकर गया है। हाशिम गौर से स्क्रीन को देखते हुए बोला, ओडीए इसके साथ मिली हुई थी। नौशेरवा को अपने अलावा हर एक पे शक था, नामुमकिन। फिर एकदम हाशिम सीधा हुआ, इसे इसे पीछे करो। खबर ने रिमाइंड किया कि एक टेबल पे शेरीन केक काट रही थी। फिर इसने सोनिया की प्लेट से दिल निकालकर एक डिश पे रखा। अब वो फियोना से कुछ कह रही थी। फिर फियोना डिश उठाए शादी के टेबल तक गई। नजरों के तबादले हाशिम की लब भींच गई। ये एक दूसरे को जानते हैं। जवाहिरात को हैरत हुई, हालांकि वो इसके सामने कई दफा मिले थे। वो इतना साल मेरी बीवी रही है और सादी फारिस का भांजा है। वो यकीनन एक दूसरे को जानते हैं। हाशिम उकता कर बोला, निगाहें अभी तक इन पे थी। इस दिल पे सोनिया लिखा हुआ था ना, इसने ये शादी को क्यों भिजवाया। यूं ही मेहमान नवाजी कर रही होगी। नौशेरवा ने हिमायत करने की सहाय की थी। जवाहिरात ने खामोशी से इसे घूरा। वो चुप हो गया। हाशिम एकदम उठा और तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 1 मिनट बाद वो इसी तरह वापस आया। खावर बाहर जाओ, तहकुम से कहा तो खावर फौरन बाहर निकल गया। मेरा लैपटॉप बाहर क्यों निकला पड़ा है, किसने निकाला था। फिर इसने चौंककर नौशेरवा को देखा, तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए था। वो शहरी को आपके हनीमून की पिक्चर्स, तुमने इसके सामने मेरा पासवर्ड डाला। वो गैज़ो गजब से गुर्राता इसके सर पे पहुंचा। नौशेरवा ने नासमझी से इसे देखा। जी मगर इस मतलब परस औरत के पास सब तस्वीरें हैं। इसे तुमने इस्तेमाल किया मेरा पासवर्ड लेने के लिए, और ये तुम्हारी शहरी, इसने घटिया आदमी को मेरा पासवर्ड दे दिया। ये वो हजानी अंदाज में चिल्लाता स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, शहरी ऐसा नहीं कर सकती। नौशेरवा शौक था। तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने इसे। वो एक मतलब परस्त औरत है, मक्कार और खुदगर्ज। इसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और इसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोलकर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा कर रह गया था। शहरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको बकवास बंद करो। हाशिम ने इसे गरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया और सुख पड़ती आंखें इसकी शजदर आंखों में गोया गाड़ कर बोला, मैंने अगर किसी चीज को इग्नोर किया है तो इसलिए कि शायद तुम्हें खुद ही अकल आ जाए। वो तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस बेवकूफों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से इसने दम बखुद खड़े नौशेरवा का गरेबान छोड़ा। फिर बालों में हाथ फेरते चलता हुआ खुद को पुरसुकून करने लगा। जवाहिरात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम इसे पसंद करते हो। अब के वो बोला तो लहजा निस्बतन नर्म था। वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में इसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी इस शादी के लिए। पता नहीं इसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने ही अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे। अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूं इस डर से कि कोई खंजर ना घोंप दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशेरवा नजरें झुकाए खड़ा था। इसे यकीन आ गया था और इसीलिए इसे यकीन नहीं आ रहा था। जवाहिरात ने इसकी कोहनी को नरमी से छुआ। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर इसे देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है शेरू, जाओ जाकर सो जाओ। और रही शेरी, तो तुम इससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस सोच समझ कर करना, जो भी करना। जाओ, शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बात करने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई, इसने निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और अपने कमरे से निकल गया। जवाहिरात ने हैरान नजरों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता। मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सोते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराती, फिर इसके कंधे पे हाथ रखकर दबा दिया।
वो कल का बच्चा वो कुछ भी नहीं कर सकता, अगर कुछ कर भी लिया तो मेरे पास इसका हल है, जाओ चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से जज्बात में सर हिला दिया। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे शादी? तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।